बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ बचा हुआ है, ऐसे समझ लीजिएगा। सब कुछ तो लिखना इतना आसान नहीं है, और सब कुछ मैं भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। दोस्तों, एक चीज मेरे अनुभव में आई है, उसको समझने की कोशिश करिएगा। नॉर्मल वे में देखा जाए तो हमारे बहुत सारे लोग यज्ञ हवन साल में 6 महीने में करते रहते हैं, खासतौर से बच्चों के जन्म पे। अच्छा, शादी के समय फेरों पे जो होता है वो भी उसी श्रेणी में आता है, बस वो कहने की थोड़ी सी टेक्निक अलग है। जब फेरे पड़ते हैं तो हवन होता है, पुरोहित करता है। लेकिन जो मैंने देखा, इसको आप भी देखिए, और इस विषय पे मेरी कई पुरोहित लोग हैं जो कि इस कार्य से जुड़े हुए हैं। वो हवन यज्ञ करवाते हैं, और वो उसमें बहुत बड़े स्तर पे प्रकांड विद्वान है। मैं आपको ये भी बता दूं, एक्चुअली होता क्या है कि हमारे गुड़गांव में जो मैं देखता हूँ, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। कई अच्छे मंदिर हैं, उन मंदिरों पे धन संपत्ति अच्छी है, तो वहां पे 108 यज्ञ कुंड बनाए जाते हैं, ऐसे समझने की कोशिश करिएगा। अब ये 108 यज्ञ कुंड जो बनाए जाएंगे, हवन कुंड जो बनाए जाएंगे, या तो ये ईंटें लगा के मिट्टी से, या फिर प्रॉपर मिट्टी से, और या फिर लोहे के बने हुए हवन कुंड आते हैं, आप लोग जानते ही हैं, बाजार में बिकते हैं। और जो यहाँ पे देखा है, जो कि मेरा प्रैक्टिकल भी है, इस बात को समझिएगा। जिन जन्म कुंडली के अंदर सूरज और शनि मुश्तरका हो, या फिर उन जन्म कुंडली के अंदर सूरज और शुक्र मुश्तरका हो। अब मैंने ये दो पॉइंट क्यों कहे, सूरज शनिचर मुश्तरका के अलावा सूरज की दृष्टि शनिचर पे हो, तो आप लोगों को लाल किताब का यह सूत्र आसानी से समझ में आ ही जाएगा कि बेशक ये बाप बेटे हैं, लेकिन जो बलि के बकरे का कॉन्सेप्ट है, वो जो आफत गिरेगी वो शुक्र पे जाके गिरेगी। अब मिट्टी क्या है, इसको समझिए। शुक्र, लोहे का अगर वो बना हुआ हवन कुंड यज्ञ कुंड ले लिया, तो वो क्या है, लोहा शनिचर। आप उसमें कभी कभी यह सब करते हैं तो माहौल ज्यादा बुराई पे नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूरज शुक्र, या फिर सूरज शनि, या सूरज की दृष्टि चली जाए, तो आपकी सेहत पे किस प्रकार से अटैक पड़ सकता है। आप एक नॉर्मल एक कुंड में कर रहे हैं, और अगर आपने अपने किसी आचार्य विद्वान पुरोहित, या कोई बोली बदी है, मतलब कोई जो कहते हैं ना सुखना मांगी हुई है, और तब आपने वो बड़े स्तर पे करवा दिया, मान लीजिए 108 का ही मान लीजिए करवा दिया, और बहुत से लोग करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाते हैं, तो सोचिए आपके जीवन साथी के साथ किस तरीके के हादसे होंगे। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, एक बहुत बड़े विद्वान पुरुष हैं, दिल्ली में रहते हैं, और वो विधुर जीवन जी रहे हैं आज के समय में। और आपके लोगों की जानकारी के लिए बता दूं जनरल वे में, कि वो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, पुरोहिताई भी करते हैं, पंजाब से संबंधित हैं। नाम मैं नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगेगा किसी का नाम लेना, उनसे मेरे पर्सनल संबंध है। और वो जो स्टील किंग एक मित्तल है, लंदन में हेड ऑफिस है, मतलब टॉप 10 रईसों में लक्ष्मी नारायण ऐसे कुछ नाम है उसका, मुझे अब ध्यान नहीं है, क्योंकि 4-5 साल पुरानी बात है जब मेरी उनसे इस विषय पे चर्चा हुई। वो उनके भी जन्म कुंडली देखा करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े बड़े ऊंचे घरानों तक पहुंच रखने वाले ज्योतिषी इस तरीके की गलती कर जाते हैं। पॉइंट ये है, जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझिए। उन्होंने अंबाला के आसपास कुछ वर्ष पहले किसी को, मैं इसमें यह नहीं कहूंगा उनका लालच था या नहीं था, मैं इस विषय पे चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब पुरोहित बड़े बड़े इस तरीके के कार्य करवाता है, तो नेचुरल है कि वहां पे पुरोहित ही नहीं, पुरोहित के साथ और भी उसके जूनियर पुरोहित, है ना, बहुत
ये तो आप सभी जानते हैं कि हर जगह पैसा खर्च होता है, बिना पैसे के तो कुछ भी संभव ही नहीं है। इस बात को समझिए, बहुत मोटा खर्चा। और वहां पे बोरे के बोरे भर भर के ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारी चीजों का सुहा किया जाता है उन हवन कुंडों में। अब उन हवन कुंडों में जो चीजें डाली जा रही हैं, चलो हम अभी उस पर चर्चा भी ना करें। अगर हम मिट्टी पे ही चर्चा कर लें, शुक्र की मिट्टी जल रही है, जन्म कुंडली में सूरज शुक्र एक साथ बैठे हैं, तो क्या होगा? जैसे मैंने कहा कि एक आध बार साल में होता है, चलिए हल्की फुल्की दिक्कत परेशानी आई, चली गई, निबट गई, छुटकारा हो गया। लेकिन व्यक्ति रोज करने की आदत डाल ले। अब मैं इसमें एक और बात कहता हूं। मेरे माता के चाचा, मतलब मेरे छोटे नाना, वो गायत्री माता को बहुत मानते थे। मैं बचपन में अपने मामा परिवार के यहाँ रह के पढ़ा हूं। और संडे को वो थे प्रोफेसर, सॉरी लेक्चरार थे। और वो हर संडे को छुट्टी के दिन गायत्री पाठ का हवन किया करते थे अपने घर पे। और उन्होंने ये हवन कुंड रखा हुआ था। मेरी उम्र होगी कोई 7-8 साल की। मैं उनको देखता था। हम छोटी उम्र के थे, संडे के दिन जरूर जाते थे उनके घर, बराबर में ही था, प्रसाद लेते थे। उस समय ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब ये सब चीजें मैंने अभी 10-12 साल पहले अपने लाल किताब के प्रति आकर्षण बढ़ता गया, तो इन चीजों पे भी गौर करना शुरू हुआ। तो पाया कि वो मेरी नानी थी जो मैक्सिमम टाइम बीमार रहती थी। उनके संतान भी सिर्फ और सिर्फ एक बेटी, बेटा नहीं हुआ। बात को समझने की कोशिश करिएगा। उनकी बेटी भी मेरी उम्र की ही है। अब जो दूसरे मैं बात कर रहा हूं, ये कर रहा हूं कि जिन महोदय ने 108 यज्ञ एक व्यक्ति को करवाए, और वो पुरोहित थे जो मेरे मित्र हैं, वो विधुर हो गए। उनकी धर्मपत्नी का 2 महीने के अंदर स्वर्गवास हो गया। और जो क्लाइंट था उनका अंबाला के पास, उसकी भी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। पॉइंट समझने की कोशिश करिए, कारण क्या था? शुक्र का जलना। और अगर शुक्र को डायरेक्ट नहीं जलाते तो संभव है शनिचर लोहे के ड्रम में करते। बात समझने की कोशिश करिए। लोहे के भी बने हुए यज्ञ हवन कुंड होते हैं। आप लोगों से ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे बहुत सारे विद्वान लोग जान बूझ के नहीं, अनजाने में भी ऐसी गलतियां कर जाते हैं। जिन टेबों में दृष्टि संबंध बन रहा हो, वहां भी ध्यान रखा जाए सूरज शनिचर का या सूरज शुक्र का। वो वर्षफल में भी हो सकता है, वो किसी महीने में भी हो सकता है। ये भी एक फैक्ट है। सिर्फ जन्म कुंडली मत देखिए, वर्षफल भी देखिए। और मैं तो यहां तक बोलूंगा कि अगर संभव हो तो गोचर में भी देख लीजिए। इस बात को समझने की कोशिश करिए। मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं हवन या यज्ञ के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कोई भी क्रिया कब की जाए। एक उदाहरण दे देता हूं कि दिन में संभोग करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। उसके लिए परमात्मा ने रात बनाई है। बात को समझने की कोशिश करिए। वैसे ही इस प्रकार के जो हमारे कर्म कांड हैं, खूब करिए, नो डाउट। लेकिन आपके पास जब भी कोई क्लाइंट आए, इस चीज को नजर में रखिए। सूरज शुक्र मुश्तरका एक साथ, या फिर सूरज शनि के योग या दृष्टि संबंध इस तरीके के आ रहे हों, तो इन चीजों से बचिए। अगर कोई ब्राह्मण, अगर कोई पुरोहित इस चीज को नहीं जानता है, तो आप अपनी तरफ से इन चीजों को आगे बढ़वाइए। कहने का मेरा सीधा सा मतलब है, आप यहाँ पे ऐसे हालात में उसने ये कर लिया हो, वो तो खुश होगा, वो तो आपको बताएगा भी नहीं, क्योंकि लाल किताबी कोई पुरोहित आई तो करते नहीं है। लाल किताबी कोई कर्मकांडी तो होते नहीं है। इस बात को समझिएगा। लाल किताबी ना कर्मकांडी है, ना पुरोहिताई कर रहा है।
ये ये कार्य दूसरे लोग कर रहे हैं। अब आपने उनको सूरज शुक्र का उपाय दे दिया, आपने उनको सूरज की दृष्टि शनि पे आने का उपाय दे दिया, कोई फायदा होने की संभावना ही नष्ट हो जाएगी। बल्कि उल्टा होगा, क्लाइंट आपसे कहेगा भाई मैं तो आपके बताए हुए सारे उपाय कर रहा हूं, मैं तो आपके बताए हुए सारे नियम फॉलो कर रहा हूं। और अगर उसने ऐसा एक दो बार कर लिया है, और 108 कुंडली यज्ञ की जरूरत नहीं है इसके लिए, अगर उस व्यक्ति ने दो चार महीने में भी 2 बार कर लिया है या 3 बार कर लिया है, तो ये बड़ी भारी और विकट समस्या खड़ी हो जाएगी। आपके सूरज शुक्र या सूरज शनिचर से संबंधित उपाय जो होंगे वो डैमेज हो जाएंगे, अपने आप को हम खराब कर लेंगे। तो इन चीजों को भी हिदायतें यानी कि सावधानियों में शामिल करिए। हिदायत यानी कि सावधानियों में शामिल करिए। इसलिए ये बात मैंने कहने की कोशिश की है। अब इसी में रिचुअल से संबंधित कुछ बात कहता हूं। हमारे परिवारों में जब बच्चों का जन्म होता है, पहले तो मैं यहां पे एक बात क्लियर कर दूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रहों पे आप लोगों को अटकाना नहीं चाहता हूं। नो डाउट ग्रह बहुत बड़ी शक्ति है, उनका प्रभाव हमारे पास हमेशा रहेगा। लेकिन हमारे घरों में जो रीति रिवाज, जिनको रिचुअल कह सकते हैं या कहते हैं, वो कुदरती रूप से कुछ उपाय कर देते हैं और कुछ उपायों को खराब भी कर देते हैं। इस बात को समझिएगा। मैं सिर्फ ग्रहों को समझा दूंगा तो आसानी नहीं होगी, लेकिन जब मैं रिचुअल के साथ इनको आपके सामने परोस के रखूंगा तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी समझने में। इस बात को समझिए। किसी परिवार में बच्चे का जन्म हो और उसका साफ सुथरा चंद्रमा खाना नंबर 2 में हो, यह राशि की बात अभी हम नहीं कर रहे, खाना नंबर 2, क्योंकि कुछ विद्वान मित्र यहाँ पे जो लाल किताब के अलावा वैदिक या पारसरी से संबंधित है, केपी से, उनके लिए भी बोलते हैं। खाना नंबर 2, लगन पहला, उसके अगला दूसरा घर। इस बात को समझिएगा। या खाना नंबर 4 में हो और वो बेटी हो या बहन हो हमारी। नॉर्मल वे में एक रिचुअल है हमारे शादी ब्याहों में कि किसी भी परिवार की बहन बेटी का ब्याह होता है तो विदाई के समय जब अपनी ससुराल जाती है तो कुछ समाजों में चावल पीछे फेंकती है, और पीछे माँ, या किसी किसी समाज में माँ और पिता या दादा और दादी भी खड़े होते हैं। अब वो चावल या कुछ समाजों में अनाज भी फेंका जाता है। इस बात को भी समझिए। तो वो पीछे फेंकती है तो पीछे माता या माता पिता या कई बार दादा या दादी जो भी खड़े होते हैं घर के, है ना, मैक्सिमम माता ही होती है, लेकिन कुछ जगह और भी होते हैं। अब यहाँ पे गौर करिएगा कि वो सारे चावल जो जिस बिटिया की शादी हुई थी उसने पीछे फेंके हैं, पीछे देखे बिना, नियम भी है, आप ध्यान करिए, क्या वो सारे चावल जो पीछे उसके परिवार की माता या पिता जो भी बैठा है, क्या उनकी झोली में ही गिरेंगे? नहीं गिर सकते। वो सिर्फ फेंकने का सिद्धांत, और पीछे वाला व्यक्ति उसको अपनी झोली में ले लेगा। और यहां पे ध्यान करिए, फिर उन चावलों का होता क्या है, या जो अनाज फेंके जाते हैं उनका होता क्या है। ये हमारे बुजुर्ग बहुत सियाणे थे, बहुत ज्यादा समझदार थे, उन्होंने इस तरीके से ये चीजें बनाई। और ये बनाई गई थी चीज चंद्रमा जिसका बहुत अच्छा हो। जहां अनाज का इस्तेमाल होता है वहां पे समझ लीजिए सूरज से संबंधित बनाई गई थी कि बच्चे का सूरज बहुत अच्छा होगा। इस बात को समझिए। अब वो बच्चा जब पीछे फेंक रहा है, लेकिन माता की सारी झोली में नहीं जा रहे, ना पिता की झोली में सारे गिर रहे हैं, वो इधर उधर भी जमीन पे भी गिरेंगे। अब इसको दूसरे लहजे में समझिए। आजकल, आज से 30 साल पहले लगभग, और आज इन 30 सालों में जो फर्क है उसको पकड़िए। इस असर में, इसमें फर्क देखेंगे। पहले शादी ब्याह घर के आसपास के गुरुद्वारे में, घर के आसपास के मंदिर धर्मशाला में, घर के आसपास ही किसी खाली प्लॉट में टेंट लगा के मैक्सिमम किए जाते थे। इस बात को समझिएगा। सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से ये सारे कार्य हो रहे थे। उन नए जोड़े का जिनकी शादी हो रही थी, उनके
जयमाला का प्रोग्राम लड़की के घर के दरवाजे पे होता था, फेरे घर में ही पड़ते थे, और सुबह जो विदाई होती थी वो घर से ही होती थी, उस धर्मशाला, उस मंदिर, उस गुरुद्वारा से नहीं होती थी, जिसको लोकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं जनमासा। जनमासे में सिर्फ बारात रोकी जाती थी, उनके खाने पीने का इंतजाम होता था, बाकी जो शादी ब्याह के रिचुअल थे वो सारे घर में होते थे। अब आज के समय में क्योंकि ये बदलाव हो गया, इसको समझिएगा। चंद्रशेखर जी म्यूट करिए, भैया सभी लोग म्यूट करिए। ये संजय बुसरी जी म्यूट करिए, आप अनम्यूट हैं, म्यूट करिए। तो पहले सारे रिचुअल घर के अंदर लड़की के घर में होते थे, लड़की के माता पिता के घर में होते थे। लेकिन अब ये परिवर्तन हुआ, पैसे का आवागमन ज्यादा हो गया, लोगों ने बड़े बड़े गार्डन में शादी ब्याह, बड़े बड़े होटल में शादी ब्याह शुरू कर दिए, मैरिज होम बड़े सुंदर सुंदर और बड़े बड़े बन गए, वहां पे ये सारे क्रियाकलाप होने लग गए, जो रिचुअल थे फेरे के, विदाई के, वो भी सब वहीं होने लग गए। अब जब वो बच्ची जिसका ब्याह हुआ है, जिसके फेरे हुए हैं, और उसका घर में जो नियम है, मतलब रिवाज है, रिचुअल है कि वो चावल फेंकेगी, मान लीजिए, तो वो चावल जब पीछे फेंकेगी विदाई के समय, तो सारे चावल तो उनकी झोली में गिरे नहीं। चावल कहाँ गिर गए? उस भवन में, जिस भवन में शादी हो रही थी। अगर अनाज फेंकने का नियम है, तो अनाज कहाँ गिरा? उस भवन में जहां शादी हो रही थी। अब इसको गृह के साथ जोड़ने की बात समझिए, क्यों बोला मैंने। जिस बच्चे के, जो लड़की है, उसका चंद्रमा खाना नंबर 2 का था या खाना नंबर 4 का था, तो ऐसी बच्ची का, ऐसी बहन बेटी का, या कोई लड़का भी हो, उसका जन्म जब हुआ होगा उसके बाद, और बृहस्पति भी अच्छा हो तो और ज्यादा अच्छा, तो ऐसे बच्चे के जन्म के बाद घर परिवार में किसी तरीके की कोई बड़ी समस्या रुपए पैसे से संबंधित नहीं आएगी। उस बच्चे का भाग अपने परिवार के लिए मददगार होगा, रुपए पैसे से संबंधित, खाने पीने से संबंधित, सुखों से संबंधित। मैं खुद इसका भुगत भोगी हूं, मैं अभी उसको भी जोड़ के बता दूंगा। तो अब यहां पे समझने वाली बात है, ये रिचुअल इसलिए बनाए गए थे कि जब हमारी बहन बेटी का ब्याह होगा और वो अपने घर जाएगी, तो जो उसके कारण से हमारे घर में जो समृद्धि आई है उसके जन्म के बाद, वो समृद्धि उस बच्चे के साथ ना चली जाए, वो पिता के घर में रह जाए। और वो बच्ची जिसकी शादी होती है वो भी यही कामना करती है कि मैं जा रही हूं लेकिन मेरा परिवार पीछे सुख समृद्ध रहे। ये काम, ये रिचुअल के साथ ये जुड़ी हुई कामना है उस बच्ची के द्वारा जिसका ब्याह हो रहा है, कि मेरे माता का, पिता का परिवार समृद्ध रहे, मेरा मायका, पंजाबी में मेरा पेका, समृद्ध रहे। ये इसलिए किए जाते थे। लेकिन ये उस बच्ची के रिचुअल से फायदा उनको था जिन बच्चियों के चंद्रमा बहुत अच्छे, 4 का, या खाना नंबर 4 या खाना नंबर 2 का था। इसी तरीके से सूरज को पकड़ लीजिए, जिन बच्चियों का सूरज बहुत नेक था, तो उनके यहां अगर अनाज फेंकने का नियम था, तो उनके परिवार में सूरज क्या है? मान सम्मान, हमारी औरा, सरकार से संबंधित सुख, और जितना भी अनाज है जो सूरज की गर्मी से पकता है, और आम आदमी उससे अपनी पेट की भूख मिटाता है। यानी कि मेरे माता पिता का परिवार, मेरा मायका या मेरा पेका, मेरे जाने के बाद भी समृद्ध रहे। और लाल किताब में ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं कि ऐसा दमाद आएगा तो ससुराल को नुकसान होगा, या ऐसा दमाद आएगा तो फायदा होगा, ऐसी बहू आएगी किसी के घर में तो समृद्धि लाएगी, या ऐसी बहू आएगी तो नुकसान लेके आएगी। अब यहां पे जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं, पूरी भूमिका बना चुका हूं, अब मैं आपके आगे क्लियर कर देता हूं। जो चावल या अनाज बच्ची फेंक रही है ब्याह के समय, उसमें कामना है मेरे परिवार की, समृद्धि की। और वो कहां गिर रहा है, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। एक मैरिज हॉल में, एक गार्डन में, एक होटल में, तो क्या उसके जाने के बाद
जो रिचुअल बनाया गया कि मेरे घर की समृद्धि गड़बड़ हो जाए। हमें अपने पुराने रिचुअल का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अपने पुराने रीति रिवाज। हम मॉडर्न हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम गोरे ना हो, यूएसए वाले, यूरोप वाले ना बने। हमें इनका ध्यान रखना है। अब समस्या आती है कि जो मैंने देखा है मैक्सिमम परिवार में, उन चावल को माता रख लेगी या कहीं दे देगी ज्यादातर। कुछ लोग आज भी, जिनके घर में बुजुर्ग थोड़े समझदार थे, वो इन चीजों को ध्यान रखे हुए हैं कि उन चावल को संभाल के रखा जाए या उस अनाज को संभाल के रखा जाए, और हर चौमासे में या साल में 2 बार वैसे ही धूप लगा दी जाए, और उसमें से जो खराब हो गया है पार्ट वो निकाल दिया जाए और उसको और भर दिया जाए, तो परिवार में समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन क्या होता है, वो सारा चावल इकट्ठा किया या झोली में आया वो भी किसी को दे दिया, या भिखारी को दे दिया, या मांगने वाले को दे दिया, या काम वाली को दे दिया। बात समझने की कोशिश करिए। हम अपनी प्राचीन नियमावली को कंटिन्यू भूलते जा रहे हैं और बेड़ा गर्क होता जा रहा है। इस रिचुअल का ये था नियम। अब समृद्धि तो तभी रहेगी ना जब आपके घर पे गिराया जाए। फिर आपके घर पे गिरेगा तो बाद में वो झाड़ू वाड़ू लगा के इकट्ठा कर लिया जाएगा। भाई फिर उसको साफ कर लो, साफ करके उसको संभाल के रख लो। अब मैं इसके साथ जुड़ी हुई बात बताता हूँ। मेरी सगी भतीजे का मेरी सगी भतीजी का, मेरे बड़े भाई की बेटी का चंद्रमा खाना नंबर 2 का। उसकी शादी हुई थी सन 2007 या 8 में, और उसकी शादी के साथ ही हमारे परिवार की समृद्धि तहस नहस हो गई, क्योंकि मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं था। और उसकी शादी भी एक मैरिज होम में हुई थी, गार्डन में, सॉरी, बहुत बड़ा गार्डन था। और उसकी शादी के 3-4 महीने के अंदर मेरे परिवार पे बड़ी मुसीबतें विपदाएं आई, पैसे धेले से संबंधित। मैंने उस बच्ची को बुलाया और उससे कहा कि बेटे 10-12 किलो चावल खरीद के लाओ। मैं आपको ये एक उपाय बता रहा हूं कि अगर आपके परिवार में आपकी बहन बेटियों के चंद्रमा अच्छे थे और उनके साथ उनकी समृद्धि जा रही है, या आप आगे क्लाइंटों को मदद कर सकें, तो उसको आप दोबारा हासिल कर सकते हैं। वो बच्ची चावल खरीद के लाई। अब यहां पे थोड़ा सिद्धांत बदल दिया, इस बात को समझिए। मंदिर में, अब देखिए उसका दूसरे घर का ही चंद्रमा था, मैंने उसकी मां को उसके साथ मंदिर में भेजा। उस बच्ची ने अपने चावल लेके अपनी माता की झोली में डाले मंदिर में, और माता ने घर में लाके वो चावल, एक पीतल की बड़ी सी, मतलब 10-15 किलो चावल थे, और बड़ी सी पीतल का बर्तन जिसे डेग बोलते हैं हम लोग, जिसमें पानी 20-25 लीटर भी आ जाता था। पुराने टाइम में समस्या थी तो पानी भरते थे हम लोग उसमें, उसमें रख दिए। उन चावलों को हम अपने परिवार में हर साल में कम से कम 2 से 3 बार धूप लगाते हैं। उसमें से जो सुरसुरी पड़ जाती है, कीड़ा पड़ जाता है या चावल गल जाता है, साफ कर देते हैं। और उसमें फिर 1-2 किलो चावल, मतलब जितने हमने निकाले उससे ज्यादा उसमें चावल डाल देते हैं, और उन चावलों में थोड़ी सी, मतलब हल्दी साबुत 4-6 पीस उसमें वो भी रखती है। तो इस प्रकार से जब हमने ये रिवाज इस तरीके से किया, उसके बाद हमारे परिवार की समृद्धि में फिर बहुत अच्छी तरक्की हुई और हमें लाभ मिले। ये इस विषय को बताने का विशेष कारण था, इस तरीके से समझिए। और ऐसी गलतियां हम अपने परिवारों में जाने अनजाने कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी प्रकार से किसी बच्चे का सूरज बहुत अच्छा हो तो अनाज डलवाने की कोशिश करिए, या जो गिरे बच्चे का अच्छा हो वो वस्तु भी चलेगी, लेकिन चावल तो बहुत जरूरी चीज है। चावल तो मस्ट है, क्योंकि चावल चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, और चावल के साथ हम, यानी चंद्रमा के साथ बृहस्पति को आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहां पे समझने वाली बात यह है दोस्तों, ये सारे नियम कानून हजारों हजार वर्षों से हमारे समाज में थे, हमारे बुजुर्गों से एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहे थे, उतरते हुए चल रहे थे। लेकिन बीच में हम लोग यूरोपियन बनने के चक्कर में, ज्यादा मॉडर्न सोसाइटी में शामिल होने के चक्कर में इन चीजों को भूलते गए, और हमारे परिवारों की समृद्धि को आग लग गई, संस्कार खराब हो गए, हर घर में झगड़े फसाद शुरू हो गए। अब इसी में एक चीज बड़ी खास आप लोगों को बता रहा हूं, रिचुअल से संबंधित थोड़ा हटके इसको समझने की कोशिश करिएगा।
किसी व्यक्ति का जब जन्म होता है, जिस समय, मैं आपको उदाहरण देके बता देता हूं। मेरा जन्म सुबह 3 बजे का है, 3 AM। इसका मतलब यह है कि लगभग 3 बजे मैं एक्टिव ज्यादा होऊंगा, और ये लाल किताब से भी जोड़ दूंगा। आप में से जितने व्यक्तियों का जो जन्म का समय होता है, उनमें एवरेज निकाली जाए तो मैक्सिमम लोग उस समय विशेष पे ज्यादा एक्टिव होते हैं जिस समय उनका जन्म होता है। लेकिन कहीं भी 100% वाले हालात नहीं होते, इस बात को ध्यान करिएगा। लेकिन ये एवरेज 80+ है। अब इसे लाल किताब से जोड़िए, जन्म दिन का ग्रह और जन्म वक्त का ग्रह, समझने की कोशिश करिएगा। पंडित रूपचंद जोशी ने लाल किताब में इन चीजों को हमारे रिचुअल से पकड़ा है। जन्मदिन का ग्रह, जन्म वक्त का ग्रह, कौन सा ग्रह फल का होगा, कौन सा राशि फल का होगा, इस बात को समझने की कोशिश करिए। आप ये चीज नोटिस में लीजिए, आपका जन्म जिन समय पे होता है, दोपहर को, शाम को, उस समय आप अपने आप को ज्यादा स्फूर्तिवान, ज्यादा एक्टिव महसूस करेंगे। उस समय पूरे जीवन जब तक आप जिएंगे, मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है, ये भी समझ लीजिए। उस समय उस ग्रह जिस समय आपका जन्म हुआ, उस समय वो ग्रह जो आपकी जन्म कुंडली में आए थे, वो हमेशा आपको कुदरती रूप से ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे उस समय विशेष में। अब इसको इस तरीके से भी मत देखिए कि मैंने जैसे उदाहरण दिया कि मेरा 3 बजे का है, इसके आसपास, क्योंकि प्रसव पीड़ा घंटों पहले भी हो जाती है ना, ऐसे समझ। और कई बार तो मतलब जो डिलीवरी का समय है उसमें बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो ये आधा 1 घंटा पहले भी हो सकता है और आधा पौना घंटा बाद तक भी चल सकता है, इसलिए एक्टिव होते हैं। और इसको पंडित जी ने खुल के नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने इसको ग्रहफल और राशिफल से संबंधित जन्म वक्त और जन्म दिन दोनों को ये दिए हैं। समझने की कोशिश करिए, ये चीजें आपको लाल किताब समझने में गहराई प्रदान करेंगी। ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान देना होगा, ऐसे समझिए। इसको समझिए। अब आपको कुछ देखिए, कुदरत किस तरीके से मदद करती है, एक चीज आपको दिखाता हूं। एक सेकेंड। कुदरत हमारी किस तरीके से मदद करती है, मैं आपको एक फोटो डाल रहा हूं क्योंकि कुछ भाइयों को डाउट रहेगा। शेयर नहीं हुआ, स्टॉप। एक second। ये अमलतास का फूल है मेरे भाइयों, इसलिए मैं दिखा देता हूं, बहुत से लोगों को इसकी पहचान नहीं होगी शायद। कुदरत हमें किस प्रकार से मदद करती है, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि अमलतास एक ऐसा पेड़ है जिसका फूल खिलता है। देखिए, कुदरत को पकड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं आप लोगों से बार बार ये बात कहता हूं कि सिर्फ गिरह ही मत पकड़िए, गिरहों को पकड़ने के बहुत सारे नियम हैं। ये देखिए, स्क्रीन शेयर हो गई है क्या? और ये सर भी आ गई। ये पेड़ लगभग हम में से ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, इस पे जो फूल खिलता है, ये अमलतास का फूल है। क्लियर है, नजर आ रहा है? ठीक है। ये पौधा जब भी खिलेगा, मतलब ये फूल जब भी खिलेगा,
आप नोट करके रख लीजिए। और ये आपके आसपास पार्क में, आपकी सोसाइटी में, आपके गली मोहल्ले में, या आपके खेत खलिहान में भी अमूमन मिल जाएगा। देखिए कुदरत कैसे अपना असर देती है। 45 दिन के अंदर बारिश हो जाएगी, मैक्सिमम 45 डेज, मतलब 40 42 45 दिन मैक्सिमम बोला गया है, 45 डेज। ये पौधा, ये अमलतास का फूल जब खिलेगा मैक्सिमम 45वें दिन, मतलब ये 45वें दिन का मतलब ये नहीं है कि 1 से 45, नो, ये आप 42 43 से काउंट करिएगा, या 40 से, मैक्सिमम 40 से 45 दिन में, 45 लास्ट है, इस समय तक बारिश हो जाएगी। अब ये कुदरत क्या इशारा दे रही है, इस बात को समझिए। हम लोग थोड़ी समझने की गलतियां कर जाते हैं, इसलिए अब मैं इसी में एक चीज और आप लोगों के आगे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको देखिए। लेकिन ये बहुत मामूली चीज है, चलो मेरे पास पड़ा है तो मैं दिखा देता हूं आपको। चलिए, अभी बिल्ली सामने आ गई है, मैं बिल्ली से ही संबंधित बात कर देता हूं। हमारे किताब में लिखा है कि राहु खाना नंबर 6 हो, बिल्ली रास्ता काट जाए तो बुराई होगी, ऐसे समझ लीजिए। हमारे तो बुजुर्ग हजारों साल से ये बात कह रहे थे, लेकिन समय के साथ साथ हमारे बुजुर्ग ये भूल गए कि ग्रह कंडीशन किस में ये बोलेगी, क्योंकि हमारे परिवारों में हमारे बुजुर्ग जोशी तो थे नहीं। इस बात को समझ, ऐसे कुछ कारण हैं। अब पंडित जी ने लिपिबद्ध करके हमें दे दिया और हमारे लिए एक आसानी हो गई कि हम कंडीशन पहचाने। अब इसी को दूसरे लहजे में बात करिए। हमारे घरों में रात को चूल्हा बुझाते समय पानी का छींटा मारा जाता था, किताब में दूध लिखा है, नो डाउट, सूरज खाना नंबर 7। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, हमारी दादियां, हमारी नानियां, हमारी मौसियां, आज से 30 40 साल पहले तक मैंने अपनी आंखों से देखा है, रात को खाना पीना हो गया तो उसके बाद चूल्हा बुझाया जाता था पानी से, और कुछ परिवारों में उस समय भी दूध से छींटा मार के बुझाने की परंपरा थी। अब उनको ये सब कैसे पता चला? वो ये सब इसलिए करते थे कि घर परिवार में कोई बच्चा हो जिसकी जन्म कुंडली में सूरज नीच का बैठा हो, खाना नंबर 7 का, या कोई बेटी हो बेटा ना हो, ये समझने की कोशिश करिएगा। परिवार आज बहुत छोटे एकल परिवार हो गए हैं, पहले तो हमारे परिवार में 10 10 15 15 लोग थे। मेरा जन्म हुआ था उस समय हम 18 लोग एक घर में रहते थे, ऐसे समझिए। तो 18 लोगों में से संभव है किसी ना किसी का सूरज नीच का हो। तो घर में ये उपाय कुदरती रूप से हमारी बुजुर्ग माताएं कर रही थी। उसी प्रकार से राहु 6 में तो पंडित जी ने लिख दिया, लेकिन जब 18 20 25 लोगों का परिवार हो तो संभव है किसी का राहु खाना नंबर 6 का भी हो। तो उन्होंने ये सिद्धांत लागू कर दिया कि भैया बिल्ली रास्ता काट जाए वापिस आ जाना, काम नहीं होगा। हमारे बुजुर्गों ने ये कैसे साबित कर दिया कि भैया सुबह काम पे जाओ तो मीठा खा के जाओ, पानी पी के जाओ। हमारे बुजुर्गों ने यह सिद्धांत कैसे बनाया कि दही बूरा खा के जाओ। मैं तो आज भी कभी माता भी कह देती है, कभी मेरी वाइफ भी कह देती है कि आज अच्छे काम को जा रहे हो, दही पूरा खा के जाओ। बुरा नहीं हुआ तो चीनी डाल दी, चीनी नहीं हुई तो खांड डाल दी। और अमूमन हमारे खांड जरूर होती है, हम लोग खांड ज्यादा इस्तेमाल करते हैं चीनी के मुकाबले। लाल किताब में बहुत बाद में हमें ये सब मिला है इकट्ठा होके, लेकिन ये हजारों हजारों साल पुरानी परंपराएं हैं जो कि लाल किताब में जोड़ी गई हैं। लाल किताब कोई जादू नहीं है, या सिर्फ ये लाल किताब में ही नहीं, भैया ये परिवारों में पहले से ये सब रिचुअल चल रहे थे, हम इनको भूलते जा रहे हैं। और ये सब लाल किताब से संबंधित थे, या यूं कह लो कि लाल किताब में ये सब डाल दिया गया है। लाल किताब से संबंधित थे या नहीं थे? लाल किताब तो 1939 से 1952 के बीच में लिखी गई, और वो भी मार्केट में 1970 80 के दशक में ही आई है, उससे पहले तो ये
कुछ 100 लोगों के पास ही थी। लेकिन जब हमारे बुजुर्ग लाल किताब का नाम भी नहीं जानते, जब भी ये सारे नियम कानून वो अपना रहे थे, पगड़ी भी डालते थे, कमर में काले धागे की करगनी डाली जाती थी। वो क्या था? कमर केतु मंदा हो, काला धागा शनिचर की मदद। काला धागा कमर में बांध दिया जाता था, बच्चों के भी, कई बार बुजुर्गों के भी, जवान महिला और पुरुषों के भी बांधा जाता था। मेरे बांधा गया है कम से कम 15 साल की उम्र तक, 20 साल की उम्र तक। जबरदस्ती मेरे परिवार वाले बांधते थे कि बांध के रख। किसी की जन्म कुंडली में अगर केतु अच्छा नहीं है तो शनि की मदद केतु को दे दी, शनि कमजोर हो रहा है। कई बार पीला धागा बांध दिया, बृहस्पति की मदद दे दी केतु को। और महिलाओं को पांव में चुटकी या बिछिया क्या है? फालतू का भटकाव ना आए, पांव क्या है? केतु का। चंद्रमा काबू में रखे केतु को। महिलाएं अक्सर सोने की या चांदी की कमर में करगनी पहनती हैं, आजकल तो कम हो गया है। वो इसीलिए डाली जाइए, सब हमारे उपायों से संबंधित नियम कानून है। इसको समझिए। भाई हम लोग जितना इन चीजों से हटते गए, अब देखिए इसी में एक ये पोस्टर सामने है, तो पहले मैं इसी की बात कर देता हूं। बड़ी खास बात है इस फोटो में भी, ये चींटी ऊपर जा रही है। ये फोटो मैंने जानबूझ के आप लोगों के सामने डाल दिया है। दोस्तों, हम लोग, अब मैं अपने इंसान होने पे शर्मिंदगी पेश करूंगा, बुरा मत मानिएगा। हम लोग उन चीजों को भूलते गए, लेकिन आज के समय में भी छोटे से छोटे कीटों में नाम आता है चींटी का। भू भूकंप हो या बारिश हो या कोई भी ऐसी घटना जो कि समाज को, धरती को नुकसान पहुंचा सकती है, सारे जीव जंतु उससे घंटों घंटों नहीं, कई कई दिनों पहले एक्टिव हो जाते हैं। अब मैं चींटी की बात कर रहा हूं। आप अपने आसपास के माहौल में जहां चींटियां हो, कीड़ियां हो, उन पर नजर रखिए। जब भी बारिश होने वाली होगी, अगर शाम को बारिश होने वाली है, तो एक दिन पहले या 8 10 12 15 घंटे पहले चींटी, जिस चींटी के पास अपने अंडे होंगे या उसके साथियों के अंडे होंगे, तो अंडों को लेके ऊंचे स्थानों पे चली जाती है। नोटिस में लीजिए। चींटी इतना मामूली जीव होने के बाद भी आज सुरक्षित जीवन जी रहा है। जब बारिश होने वाली होगी उससे 10 20 15 25 घंटे पहले चींटियां अपने बिलों में से अपने अंडे लेके ऊंचे स्थानों पर चली जाती हैं। आप नोटिस में लीजिए, समझ जाइए कि बारिश होने वाली है। इसी प्रकार से उनका जो अनाज जो बिलों में रखा हुआ है, जो वो खाने हैं, जिनका फूड है, वो भी लेके ऊंचे स्थानों पर चली जाती है। इन जीव जंतुओं ने अभी तक अपने नियम कानून नहीं बदले और हमने बदल दिया। और सुनिए, ये चींटी मामूली सा जीव जिसको हम बहुत तुच्छ समझते हैं, ये जो मान लीजिए एक गेहूं का दाना अगर उठा के ले जाके अपने बिल में रखती है ना खाने के लिए, तो इस चींटी को भी ये पता है कि अगर ये मैंने साबुत रख दिया तो इसमें अंकुर फूट जाएगा, इसमें पौधा बन जाएगा। चींटियां गेहूं, बाजरा, मक्का के दाने तोड़ के रखती हैं अपने बिलों के अंदर, कभी सोचिए। और हम बात करते हैं कि अकेले हम समझदार हैं। समझने की कोशिश करिए, ये चींटियों की खूबी है। और जो बहुत मामूली सा जीव है, बहुत हद से ज्यादा मामूली जीव है, इस बात को समझिए। इतनी समझदारी इन चींटियों को भी है, ऐसे समझिए। इसी प्रकार से जब बारिश आने वाली होती है या भूकंप आते हैं, जब बारिश होने वाली हो या भूकंप आते हैं, जमीन में रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु, जो कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं, ये निकल जाते हैं, ऊंचे स्थानों पर चले जाते हैं अपने अंडे या अपने बच्चों को लेके। और पहले, और हम नजर ही नहीं रखते कि हम जीवों से सीखें, उसको भी छोड़िए, सांप सर्प अपने बिलों को छोड़ना शुरू कर देते हैं, ऊंचे स्थानों की तरफ चले जाते हैं। ये भैया अनूप जी हैं, ये म्यूट हो जाइए।
आपसे विनती है, म्यूट हो जाइए, बीच बीच में कभी कभी किसी की आवाज आती है। अनूप जी म्यूट हो जाइए। जी, थैंक यू। इस बात को समझिए, ये सारे, हमें प्रकृति के जितने नजदीक रहना है, प्रकृति से जो सीखने को मिलेगा उससे बेहतर कुछ नहीं है। इस बात को समझ लीजिए, प्रकृति बहुत ज्यादा गहराई की चीजें दे सकती है और प्रकृति से ज्यादा हमें कोई कुछ नहीं दे सकता। अब जैसे मैंने पीछे भी एक क्लास में बोला था कि पगड़ी छोड़ी, जनेऊ छोड़ा, चोटी छोड़ी, वैसे ही है ना। इस बात को समझिए। अब यहां पे मैं एक बहुत बड़ी चंद्रमा के खराब होने का जिक्र करूंगा, इसको समझिए दोस्तों। हम लोग कभी भी नदी, नहर, कुएं की परवाह नहीं करते, तालाब, इनकी परवाह नहीं करते। ये कंप्लीट चंद्रमा है मेरे भाई। हम कोई कूड़ा फेंक रहे हैं नदी में, कुएं में, तालाब में, हम अपने चंद्रमा का मर्डर कर रहे हैं। फिर माँ को लेकर हॉस्पिटल में भटकते हैं इलाज कराने के लिए। इसको उपाय कहने की जरूरत है क्या? ये तो हमारी समझदारी है कि ये हमारे लिए जीवनदायी है, लेकिन हम गलतियां कर रहे हैं। उपाय करने के लिए जब हम नहर पे जाते हैं या तालाब में जाते हैं तो थैलियां वहीं फेंक के आ जाते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं? उपाय हमने अगर कोई पापी ग्रह का किया तो वैसे ही हम चंद्रमा को खराब कर रहे हैं। ऊपर से हम थैलियां, कागज, पत्रे फेंक के आ गए, वो हम एक्स्ट्रा खराब कर रहे हैं। इन चीजों में बदलाव लेके आइए, आपके ग्रह बड़ी आसानी से सुधर जाएंगे। आपको ज्यादा उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। अपना रहन सहन, अपना आचार विचार व्यवहार को बदलना पड़ेगा। इस बात को समझिए, सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है। अब एक बात कई बार बीच में उठती है कि भैया कुएं, समरसीबल और हेड पंप खराब हो जाते हैं तो बंद करने पड़ जाते हैं। जिन जिन परिवारों में कुएं बंद कर दिए गए, हेड पंप खराब हो गया, बाद में सरकारी पानी का नल आ गया, बंद कर दिया गया। जिनके समरसीबल खराब हो गए, नई जगह लगवाया, पुराना खड्डा बंद कर दिया गया। इन जगहों पे हमेशा ध्यान करिए, ये चंद्रमा से संबंधित वस्तु है, इसका अपमान ना हो। अगर आपको किसी मजबूरी बस इन्हें बंद करना पड़ रहा है तो दूध, केसर और प्रार्थना करके, ये दूध और केसर डालिए, प्रार्थना करके माफी मांग के बंद करिए, नहीं तो आपके घर की बुजुर्ग महिलाओं के हालात खराब हो जाएंगे। इन चीजों से संभलने की कोशिश है। देखिए, कुदरती उपाय हो गया, मामूली सी चीज है। और जहां भी आप नहर पे उपाय करने जाएं, तालाब में जाएं, साफ सफाई व्यवस्था का ध्यान करिए। हमें अपने रहन सहन में विचार करना बहुत जरूरी है। इस बात को समझिए, हद से ज्यादा जरूरी। अब देखिए, थोड़ा सा गिरों पे भी बोल लेते हैं, बहुत देर हो गई, अब प्रॉपर गिरों पे बोल देते हैं। जब भी हमारी जन्म कुंडली में राहु कहीं मंदे ग्रह गोचर में आ रहा हो या वर्ष फल में आ रहा हो तो वो अपनी बुराइयां कैसे प्रकट करता है, इस बात को समझिए। आपकी टॉयलेट, यहाँ पे मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। जब भी आपकी जन्म कुंडली में राहु 4 में आने वाला हो या आ गया हो, या 8 में आने वाला हो या आ गया हो, उस समय विशेष पे आपके टॉयलेट में अपने आप ही मिस्त्री घुसने वाले हालात क्रिएट करता चला जाएगा। पाइपलाइन में दिक्कत, नल में दिक्कत, कमोड सीट में दिक्कत, चाहे देसी हो चाहे अंग्रेजी हो। घर में सीलन फैलने लग जाएगी, घर में पपड़ी छूटने लग जाएगी, इस तरीके से। आप इन इशारों को समझिए कि राहु कहीं ना कहीं पे बुराई पे आ रहा है। यानी कि कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है, उसकी जन्म कुंडली ना भी है, तब भी आप आसानी से इन चीजों को जांच परख सकते हैं। सीलन आ जाना, सीलन के बाद उसमें भुरभुरा सा हल्का सा पाउडर गिरने लगना, राहु ज्यादा बुराई पे होगा। मैं यहाँ पे राहु 4 का है, 8 का है, 11 का है, 12 की बात नहीं कर रहा हूं। ये तो हम लोग रोज पढ़ते हैं, ग्रुप में भी चर्चा हो जाती है, क्लासों में भी हो जाती है। मैं ये उदाहरण इसलिए देने की कोशिश कर रहा हूं कि हम कम से कम अपने, और जहां हमारा रूटीन में आना जाना है, हमारे घर परिवार, हमारे मित्रों के, वहां ध्यान रखें। इस तरीके की समस्या क्रिएट हो जाएगी। छत के ऊपर अपने आप ही क्रैक आने शुरू हो जाएंगे, छत की मुंडेरें टूटने लग जाएंगी।
छत में क्रैक आने लग जाएंगे। क्योंकि अब राहु ने क्या करना है कि मैं 4 में आया 8 में आया भैया मैं लाठी लेके आपको पीटूंगा। आपके घर में जब भी छत के ऊपर या टॉयलेट में काम होने की संभावना बने, मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपके घर की नालियां ब्लॉक हो जाएं, आपके पानी में आपके सीवर, आपके घर के या आजू बाजू के घर के सीवर ब्लॉक होने लग जाएं, समझ लीजिए राहु महाराज किसी तरीके से बुराई प्रकट करने वाले हैं। अपनी जन्म कुंडली देखिए, ना समझ में आए वाइफ की, बच्चों की, घर में जो भी लोग हैं सबकी देखिए और उनके फटाफट उपाय करवाइए। राहु आपको कुंडली देखने का इशारा दे रहा है, इसको ऐसे समझ लीजिए। वो कह रहा है कि भैया अपनी कुंडली को खोल के देख लीजिए, मैं आ रहा हूं आपके ऊपर डंडा लेके। बुध जब बुराई पे आएगा, आपके गेट की लाइट खराब कर देगा, आपके गेट की बेल खराब कर देगा, घंटी। वो इशारा देता है, हम सुनते नहीं है। आप इनको निशानियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से, इनको निशानियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे समझिए। जिन बच्चों की जन्म कुंडली में केतु मंदा होगा या उन्होंने मंदा कर लिया, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। जिन बच्चों की जन्म कुंडली में केतु मंदा होगा या उन्होंने मंदा कर लिया, कुत्ते उनको काट सकते हैं, कुत्ते उनके पीछे पड़ सकते हैं, नजर रखिए। आपके घर परिवार के किसी बच्चे के साथ इस तरीके के हादसे कंटिन्यू हो रहे हैं, जन्म कुंडली फटाफट देखिए, वहां पे कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम पाई जाएगी जिसके कारण ऐसा हो रहा होगा। कुत्ते पीछे पड़ रहे हैं, बच्चा चलते चलते, कम उम्र का बच्चा जल्दी से गिर जाएगा, थोड़ी बड़ी उम्र का होगा साइकिल वाइकिल चला रहा होगा गिर जाएगा, ऐसे समझिए। पांव में चोट मार के आएगा, इस तरीके से केतु आपको इशारा दे रहा होगा। आपको इशारा समझना है, सिर्फ और सिर्फ 1173 पेज के पीछे मत भागिए, इशारों को समझिए। सभी इशारे देते हैं, सभी बोलते हैं, आपको बस सुनना है, ऐसे समझिए। अब देखिए, आपकी जन्म कुंडली में शनिचर बहुत अच्छा बैठा है। एक और उदाहरण दे रहा हूं, और अभी एक दो उदाहरण दूंगा। आपके घर में शनिचर बहुत अच्छा बैठा है और आपके घर के पीछे, इसमें आपके पीछे की बात हो रही है, मकान का पीछा, यानी कि मेन गेट के बिल्कुल विपरीत दिशा में अगर सूरज आ रहा है, अब शनि आपके टेबल में कितना भी अच्छा बैठा है, इस बात को समझ लीजिए, तो आपका शनि का नेक फल नहीं होगा, आपका शनिचर हकीकत में कायम ही नहीं होगा। अगर आपके घर के बैक साइड में खुला हुआ है, धूप आ रही है, शनिचर के नेक फल ना मिलेंगे। और आजकल ऐसे हालात ज्यादातर घरों में होने लगे हैं, हम लोग इसी रास्ते पे चल रहे हैं। और अगर आपके घर में आपकी एंट्री करते हुए अंदर जाके दाएं हाथ यानी कि राइट हैंड साइड पे कोई ऐसा कमरा है अंधेरा जिसमें सूरज की रोशनी अभी तक नहीं आती है, यानी कि सूरज की सनलाइट यानी कि किरण, तो आपका शनि मंदा भी होते हुए कायम गिना जाएगा। यानी कि जन्म कुंडली से ज्यादा मकान कुंडली, जो मैं अक्सर बोलता हूं कि जन्म कुंडली 35-40% से ज्यादा नहीं बोलती है, लेकिन मकान कुंडली ज्यादा परसेंट बोलती है। इसलिए मकान कुंडली पे बहुत ज्यादा गौर करिए, ऐसे समझ। इसी में किसी जन्म कुंडली में शनिचर बहुत अच्छा भी बैठा हुआ हो, लेकिन उसके घर में कोई ऐसी दीवार हो जिसके ऊपर तो छत है, लेकिन वो दीवार छत को टच नहीं करती है, यानी कि आधी दीवार है, इस बात को समझिए। इसको दूसरे उदाहरण से भी बता देता हूं, मैंने ऐसे हालात कई गांव देहात क्षेत्रों में देखे हैं कि उन्होंने अपने कमरे में ही 5 फीट की दीवार उठा दी, लेंटर तो 10 फीट पे था या 12 फीट पे था, और एक तरफ रसोई बना दी।
यानी कि जो 5-6 फीट की दीवार है वो छत से टच नहीं कर रही, या ऐसे ही एक बड़े कमरे में एक तरफ टॉयलेट है, एक तरफ बाथरूम है, और बीच की दीवार है जो छत को टच नहीं कर रही है, ऐसे समझ लीजिए। शनिचर नेक होते हुए भी मंदा असर दे देगा। शनिचर नेक मत देखिए, फिर उस शनिचर का भी मंदा असर होगा। अब आप तो, क्योंकि हम लोगों की आदत हो गई है जन्म कुंडली को देखेंगे, लेकिन जन्म कुंडली कुछ और बता रही होगी और सामने वाले के हालात कुछ और प्रकट कर रहे होंगे, इस तरीके से। तो दोस्तों, इस तरह की चीजें देखे बिना कभी भी हम लोग एक अच्छे माहौल को क्रिएट नहीं कर सकते। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। इसलिए हम सबको किसी भी जन्म कुंडली को देखते समय उनके घर के हालात, हर ग्रह से संबंधित, भाई आपकी डोरबेल खराब है क्या, आपका टॉयलेट किस दिशा में बना हुआ है, आपके घर की मेन लाइट के क्या हालात हैं। अब उसको भी छोड़िए, एक और उदाहरण दे देता हूँ। हमारे घर के, अब फ्लैट वगैरह में भी तो होता ही है, खैर नए पुराने घरों में ये तो मुंडेर होती है घर की। हम लोग कोई भी उत्सव मनाते हैं तो लाइटिंग करते हैं, छतों पे मुंडेर के चारों तरफ लटका दी जाती है मकान के लाइट, रंग बिरंगी लाइट या जैसी भी। मुंडेर खाना नंबर 7, 7th हाउस, हमारी पार्टनरशिप, चाहे वो व्यापार में हो चाहे हमारे जीवन साथी के साथ हो, पार्टनरशिप। अब वहां पे इलेक्ट्रिक बिजली क्या है, राहु की एनर्जी। हमने खुद ही राहु शुक्र मिला दिया। अब पति पत्नी के बीच में भी झगड़े कलेश हो सकते हैं, पार्टनरशिप होगी वो भी खराब हो सकती है, साथ में अगर हमारी रोजाना की होने वाली इनकम भी है, वहां भी दिक्कत हो सकती है। हमें इस तरीके की चीजों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए आज की ये वेबिनार मैंने की थी कि हम लोग अभी तक सिर्फ और सिर्फ ग्रह, और ग्रह से भी ज्यादा उपाय, सिर्फ और सिर्फ उपाय ढूंढते हैं, कहीं से भी करके कैसे भी करके हमें उपाय मिल जाए। अरे भाई, उपाय अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। उपायों की तो जरूरत बिल्कुल ना बराबर है, अगर आप गौर करेंगे। उपाय तो बहुत बाद की चीज है। उपाय तो ऐसी है जैसे कि ऑपरेशन डॉक्टर करता है मजबूर होके। जब हम अपने रहन सहन, आचार विचार और व्यवहार, अपने रिचुअल, अपने रीति रिवाजों के माध्यम से ही जब इन सब चीजों को लगभग 50 से 60% ठीक कर सकते हैं। जैसे कि शादी के समय, मैंने एक पीछे भी क्लास में बोला था कि एक जन्म के समय हमें मौका मिलता है कि हमारे कैसे गिरे हों, लेकिन उस मौके पे हम किसी लायक नहीं होते। लेकिन शादी में तो हम लगभग 20-25 साल से लेकर 28-30 साल के होते हैं। हम अपने शादी के समय अपने सभी नीच ग्रहों से संबंधित उपाय कर लें, वो नियम भी लाल किताब में दिया हुआ है पंडित जी ने। हमें एक मौका मिलता है शादी के समय कि हम आने वाले समय में अपने जीवन को आसान और सरल बना लें, क्योंकि ये भी एक तरीके का नया जन्म है, नए गृहस्थ की तरफ प्रस्थान है, पुराने ढर्रे से हटके एक नया रूप मिलेगा। आप एक से दो हो जाएंगे, और दो होके भी आपको एक बनना है, एक दूसरे का ध्यान रखना है, परिवार बढ़ना है। हमें मौके मिल रहे हैं, हम मौके पे चौके नहीं मारते हैं, समस्या ये है। तो मैंने ये वेबिनार इस वजह से की थी, ये थे इस वेबिनार के कारण।